ये मैं पर्सनल अपने रूम से करूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 40 मिनट्स बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो उसके बाद मैं दोबारा लिंक बनाऊंगा। तो आप लोग बोलो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा मेन में चलते हैं, ठीक है। एक मिनट लीजिए, हाई करेंगे तो कुछ। अच्छा, आप लोगों को क्रोम शो हो रहा होगा। हम सबसे पहले हम इसमें एक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एपीआई निकालनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली वेदर एपीआई लिखूंगा तो मुझे फ्री में वेदर एपीआई मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई डिटेल। देखते हैं कोई मिल जाए जिसमें ज़्यादा डेटा आ रहा है। अच्छा, एपीआई बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेट हो सकती है। आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, किसी भी उसमें जो है आप एपीआई की वेबसाइट पे जो आपको प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको ना साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। तो आप साइन अप कर सकते हैं किसी भी अपनी ईमेल से। आप लोगों को सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप लोग एक दफा साइन अप हो जाओगे तो आप लोगों को एक चीज़ देंगे, एपीआई की। ओके। देखते हैं। अच्छा, ये इस तरह की आप लोगों को एपीआई की मिलेगी। यूजली जो एपीआई होती है उनके लिए आपको ना ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। हम लोग यूजली फ्री प्लान यूज करेंगे। इसमें मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स हैं, जो आप देख रहे हो कॉल्स हैं, और मतलब कॉल्स कितनी यूज हुई, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपको सिंपल एक तो एपीआई की कॉपी करनी होगी। आप जाओगे इसमें, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में, और कॉन्स्टेंट्स इस काम के लिए भी यूज होते हैं यूजली। कॉन्स्टेंट एपीआई, ठीक है। कॉपी हो गया, सेव कर ली एपीआई की। अब हम चलते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। यूनिको चेंज ऐप को यूज नहीं की, ठीक है। ठीक है। ओके, मैं वो भी जनरेट करूँगी, सॉरी। ठीक है, सेव कर ली। अब हमें देखना है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जो अकाउंट्स है इसमें रिस्पॉन्स को यूज करने जाएंगे। ये भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, आप डॉक्यूमेंटेशन जो है उसी को पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बस हमें देखना है कि चीज़ होती है एंड पॉइंट, वो हमने देखना है। अच्छा, तो फिलहाल सेव कर लेते हैं। और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में यूपीआई एक्सप्लोरर के तो चलते हैं, मोस्ट ऑफ यूपीआई इसमें अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर एपीआई की डालिए, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, हम एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं, चलो। और जेसन फॉर्मेट में हमें हमें डेटा जेसन फॉर्मेट में चाहिए। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जेसन में आप जाओगे, आपके पास जो है ना, अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मैप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हों, तो आपके पास इस तरह का जो डेटा आता है ना, उसको जेसन डेटा बोलते हैं। यानी कि उसकी की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम यूज कैसे करेंगे, वो जो मैं कर रहा हूँ यूज कर देखते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है ना, आपने यहाँ पे ना किसी सिटी का नेम डालना है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कराची डालते हैं। तो रिस्पॉन्स, अच्छा, हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास एंड पॉइंट है। बेसिकली हमें ये एंड पॉइंट चाहिए था, ठीक है। अब इसका स्टेटस कोड हमें पता होना चाहिए कि एपीआई का स्टेटस कोड क्या है। और ये बेसिकली हेडर्स है, जो हेडर्स ज़रूरी होंगे, हमने भी यूज़ करने होंगे मोस्ट प्रॉब्ली।
और इसी तरह जो इसकी रिस्पॉन्स बॉडी है ना वो इस तरह आएंगी, ठीक है। जो हमारे इसमें मेजोरिटी चीज़ें काफ़ी सारी काम की होंगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये एंड पॉइंट कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एंड पॉइंट को समझना है। एंड पॉइंट के अंदर ना एक चीज़ है बेस यूआरएल, ठीक है। फिर एपीआई का एक वर्जन है, फिर एक उसके अंदर जेसन वगैरह से थोड़ा सा लेंगे। की का पैरामीटर जो हमें इंसर्ट करना है, और क्वेरी जो है आपका सिटी कौन सा है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर आपको ये नहीं चाहिए ना तो आप यहाँ से नो करके दोबारा से कॉल लगा लो, तो ये एक ही वाई को नो कर देगा, ठीक है। तो अब वो जब नीचे आऊंगा तो नीचे मोस्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह मिसिंग होगा, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक दफ़ा आपने एपीआई यूज करनी कीजिए तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। अगर किसी को कोई इशू तो नहीं है। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आई श्योर? या वॉइस कट रही है? बाकी लोग अगर मुझे बता सकते हैं कि अगर उन लोगों के पास भी यही मसला है तो अच्छा होगा। अच्छा, मैंने एपीआई यूआरएल सेव कर लिए। अब हमने इसमें, अच्छा एपीआई यूआरएल सेव कर लिया है, ठीक है। और आई थिंक ये वीडियो भी ऑन है, ठीक है। मैंने सॉरी, हमने सबसे पहले कॉपी कर ली जो मेन यूआरएल है उसको कॉपी कर लिया। अब हमने इसको थोड़ा सा ना तोड़ना है। अब वो तोड़ते कैसे हम लोग, स्टैटिक कॉन्स्ट्रेंट बेस यूआरएल। अब हमें सबसे पहले ना बेस यूआरएल चाहिए होती है। बेस यूआरएल कौन सी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की हो गई। बल्कि बेस यूआरएल में फिलहाल जो है हमारी यूजली बेस यूआरएल इतनी सी होती है, ठीक है। लेकिन बेस यूआरएल उसको बोलते हैं जो जो यूआरएल का पार्ट ना कांस्टेंट रहेगा, यानी कभी बदलेगा नहीं। जैसे फिलहाल की तक जो चीज है ना वो कांस्टेंट रहेगी मेरे लिए। कि आपकी डिफरेंट होगी तो आप मुझे डाल देना। मैंने बेस यूआरएल ये बना ली, ठीक है। अब इसके आगे एक पैरामीटर ये है और एक पैरामीटर ये है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इसके दो वो बना सकते हो, दो एंड पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। सर अजान, अच्छा, ओके ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर।
आई गेस अजान खत्म हो गई तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं शायद आप लोगों को ना बताऊं एपीआई से रिलेटेड। जैसे कि एपीआई में मेथड्स कितने होते हैं, पोस्ट होता है, गेट होता है। तो जैसे ये वाला है, ये मोस्ट ऑफली गेट की कॉल है, ठीक है। अब ये यहीं कहीं लिखा हुआ भी होगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि गेट की कॉल है बेसिकली, ठीक है। और ये हेडर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज कुछ है, ये बड़ी एपीआई को जब आप समझोगे तो बड़ी डिटेल में जाते हैं। मैं सिर्फ फिलहाल एपीआई का यूजेज समझाऊंगा। और आई थिंक किसी का माइक खुला हुआ है। अच्छा ठीक है, मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, तो ये हेडर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं फिलहाल आप लोगों को समझाऊंगा नहीं। माइक बाकी सिर्फ मैं आप लोगों को जो फिलहाल चीज सिखाऊंगा ना, वो ये है कि रिस्पॉन्सेज को ना ट्रेवर्स कैसे करते हैं। मैप के अंदर जैसे मैप डेटा टाइप आ गई, यानी जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर ये जो कीज हैं और ये जो डेटा है, इनको हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे, मैं सिर्फ इतना आप लोगों को फिलहाल बता दूंगा। एपीआई के मेथड कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी चीजें आपको खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजली ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, ठीक है। अब हमने बेस यूआरएल अपना बना लिया था। बेस यूआरएल हमारा यहाँ तक है। अब हमारे जो मेन एंड पॉइंट है ना, वो बनेगा स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग वेदर एंड पॉइंट, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, जो इसके स्लैश के बाद आते हैं ना, ये एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा आगे का एंड पॉइंट है ना, वो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ठीक है। इसको मैं इधर सेव कर लूंगा, और ये जो हमारे पास चीज़ है इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस यूआरएल और वेदर एंड पॉइंट, तो ये कैसे बनेगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। बेस यूआरएल प्लस, अब ये मैंने बेसिकली वेरिएबल प्लस आगे की अपनी स्ट्रिंग कॉल करा दी है। अब इसमें एक थोड़ा सा इशू है, ये कि कराची हार्ड कोड हो गया। मैं चाहता हूँ कि कराची हार्ड कोड ना हो, जो आपकी लोकेशन हो वो हो, ठीक है। तो अगर आपको ये कराची हटाना है ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपली क्या करो, कराची हटाओ और एक क्यू आई हटा दो यहाँ तक, ठीक है। ये आपका जो क्वेरी की जगह छोड़ दी ना, इसके आगे मैं प्लस करके अपनी हमारा जो भी लोकेशन होगी वो डालूंगा, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। फिलहाल जो AQI वाला है उसको बनाने का जो तरीक़ेकार है वो हम बात के लिए छोड़ देते हैं। वो मैं आपको जब एपीआई कॉल करवा दूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। अब एपीआई कॉल कराने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होती है, पब्लिक डेस्क पे आपने जाना है। अब हम आई थिंक अपना शायद सबसे पहला पैकेज इंपोर्ट करने वाले HTTP का जो पैकेज है ना, ये बेसिकली आपको HTTP प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में मदद करता है, और सारी एपीआई कॉल्स वगैरह लगाने में मदद करता है। ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप YAML फाइल में जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो क्यूपर्टिनो था ना, इसके नीचे अब ये HTTP लिख के अब आपने टर्मिनल खोलना है। कुछ भी समझ ना आए, मेरे पास चैट खुली हुई है, आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ लेना डायरेक्टली, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ई में गए ठीक है। अब वही कमांड है सेटअप अब गेट लिखनी है। अब बेसिकली ये है कि मैं अपने इस YAML फाइल को देखते हुए पैकेज मैनेजर के जरिए सारे के सारे जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है ना YAML फाइल में, वो इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो बेसिकली अब ये आप देखिएगा नीचे एनालाइज हुई थी थोड़ी देर, यानी कि जो आपका लेटेस्ट कोड था ना, वो अब इसके अंदर आ रहा है। नहीं कहीं आपको पैकेजेस आई थिंक कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे होते हैं, जैसे पता लग जाता है कि कौन कौन से पैकेजेस आप यूज कर रहे हो। आई थिंक आज एडिशन में हेलो, ठीक है। आई थिंक ट्रैफिक कंट्रोल पहले देखे थे मैंने, अभी मुझे कुछ खास याद नहीं है कि कैसे देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपने HTTP का जो पैकेज है ना, वो इंपोर्ट करवा लिया अपने पास। और सेकेंडली YAML की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टेंट सारे हमारे रेडी हैं। बस एक कॉन्स्टेंट जो एंड करके AQI है वो हमारे पास रहता है, ठीक है। तो अब हम मेन की फाइल में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें sorry, हमें सबसे पहले काम करना होगा कराची के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ। देखना पड़ेगा मुझे कि जियो लोकेटर क्या, जियो लोकेटर यूजली कोऑर्डिनेट देता है। मुझे तो देखना पड़ेगा क्या यूजल बस ये देखना है कि लोकेशन का नेम इम्पोर्ट जियो कोडर ऐसे कुछ। आई थिंक जियो कोडर जो है उसके जरिए हम कर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ देना, फिलहाल हम हार्ड कोड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसी स्क्रीन के ऊपर सारा काम करना है।
तो मैं ज़रा इस काम करता हूँ। हाँ, अब ये ऐड जितना ज़्यादा हो रही है तब तक हम थोड़ा सा ना कोड लिखेंगे, ठीक है। वो कोड क्या है, हमने सिर्फ फंक्शन लिखना है एपीआई का। यूजली जो प्रोफेशनल यानी बेसिकली बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सारे काम अभी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं पे करेंगे। फिलहाल एक टाइप होती है फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर बेसिकली बताती है कि जो भी काम है वो ए सिंक्रोनसली हो रहा है। अब आए ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस किस को पता है, कोई बता सकता है मुझे? चैट के अंदर आप लोग बता दें ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। अच्छा, मोहम्मद फैजान आपको पता है टेक्सचर? कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। रेडिएटर कम्स इन किससे एग्जैक्टली, ठीक है फान आप जैसे बोल। अच्छा मैं आपके लिए थोड़ा सा ट्राई करके दिखा देता हूँ। हाँ बेसिकली वही आप सही कह रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कर सका मैं एक फंक्शन लिखूंगा फीचर गेट नेम और ए सिंक्रोनस लिखूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली ये फंक्शन है। अब इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखनी है प्रिंट शहजाद, ठीक है। प्रिंट प्रिंट कुमार। अच्छा ये 3 लाइनें। अब जब मैं फंक्शन कॉल कराऊंगा तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इस फंक्शन को ऐसा कॉल करना है गेट नेम। अगर मैं कॉल कराऊंगा और मैं रन करूंगा तो मोस्ट ऑफ ये तीनों लाइनें इंस्टेंटेनियसली प्रिंट होंगी, ठीक है। अब देखते रहना, तीनों की तीनों एक साथ प्रिंट हुई क्योंकि आपका कंपाइलर ये बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, तो आपका कंपाइलर फॉरन फॉरन को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। कंपाइलर बोल। अब हम एक काम ये करते हैं कि अब ये जो है ना, इसके बाद हम एक छोटी सी स्टेटमेंट डालेंगे फ्यूचर डॉट डिले। तो इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं ये पहली क्या चीज़ होता है, ये ड्यूरेशन लेगा, कि हमें सबसे पहले इसको एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करनी है। आई थिंक सेकंड बहुत होंगे सेकंड्स। 2 सेकंड का मैं इसको टाइमर दूंगा और कॉल बैक बेसिकली ये है कि जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो हमने करना क्या है, ठीक है। तो अब मैंने प्रिंट करना है यहाँ पे होगा। अभी हम लोग इस चीज़ से अब हम इसको चला के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा। मेरे ख्याल में शहजाद भी पहले प्रिंट हो जाएगा और फिर उमर प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप समझे कि बेसिकली आपकी जो कंपाइलर था उसने सबसे पहले इसको प्रिंट किया, उसने ये स्टेटमेंट चला दी और इस स्टेटमेंट को स्किप कर गया और ये स्टेटमेंट बेसिकली चल चुकी थी और तब तक उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट की, ठीक है। तो तब तक शहजाद भी प्रिंट हो गया था और जब 2 सेकंड पूरे हुए तो उसने उमर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा नाम बिल्कुल सीक्वेंस में आए, तो अब हम इस फ्यूचर का वेट करवाएंगे। अब मैं अपने कोड को बोलूंगा कि भाई पहले शहजाद प्रिंट करो, फिर जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक वेट करो और फिर बेक प्रिंट करना। देखो अभी कोड वेट कर रहे हैं, उमर प्रिंट हुआ, इंस्टेंटेनियसली बेक प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप बेसिकली अपने कोड से हट के कोई काम करने की कोशिश करते हो ना, फ्यूचर डॉट डिलेट तो खैर एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। जब आप एक नई एपीआई से कांटेक्ट करते हो या एक दूसरी एप्लीकेशन से कांटेक्ट कर रहे होते हो ना, तो वो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट से बाहर की चीज होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जिसका हमें अंदाजा नहीं होता कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम उसको अवेट करवाते हैं कि भाई जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक हम दूसरे काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा, कोई और पूछ ठीक है। अच्छा अभी गेट लोकेशन है, सबसे पहले हमने जो थोड़ी बहुत क्लासेस होती हैं उनको यूज करना है। हमने सबसे पहले जो है स्ट्रिंग यूआरएल बनानी है अपनी, ठीक है। स्ट्रिंग यूआरएल हमारे पास कहाँ से आएगी, अब हमने कॉन्स्टेंट की क्लास कॉल करानी है, ठीक है। और हमारे वेदर एंड पॉइंट, अब वेदर एंड पॉइंट मुझे याद था कि बेसिकली वो क्यू इक्वल्स टू पे रुका हुआ था, यानी वो इस जगह आके रुकता है, ठीक है। इस जगह तो मुझे पता है, तो मैं बीच में प्लस डालूंगा और इसके आगे कराची लिख दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये कंकेटिनेट होके ऐसे बन जाएगा, सही है। अब मुझे ए क्यू आई भी चाहिए, तो मैं एक स्ट्रिंग अपने पास से एंड में और दूंगा, एंड ए क्यू आई इक्वल टू नो, ठीक है। जो वहां से मैंने हटाया था वो मैंने इसको एंड में दे दिया।
अभी फिलहाल ये स्ट्रिंग में इसको हम डायनेमिक करेंगे, ठीक है। यूआरएल बन गया। अब यूआरएल, अब ये जो यूआरएल है ये बेसिकली यहाँ पे आपका सारा बेस यूआरएल का आ गया, बेस यूआरएल का कोड आ जाता है, सॉरी। और यहाँ पे अभी जो स्ट्रिंग बनी है उसके मुताबिक क्या बनना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज बन गई आपकी। अब हम चलेंगे नीचे, ठीक है। अब हमें इसे ना HTTP के रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए URI यूज करनी पड़ती है। URI की क्लास पार्स करते हैं हम। बेसिकली URI डॉट पार्स जो है ना वो सबसे पहले जो पहला वेरिएबल लेती है वो एक स्ट्रिंग URI लेती है, बेसिकली URL लेती है, ठीक है। तो जो URL मैंने ऊपर बनाई है मैंने इसको यहाँ दे दी, ठीक है। अब जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है वो प्रोग्रामिंग के अंदर होती है ट्राई कैच की। ट्राई कैच और कैच बेसिकली ई फॉर एक्सेप्शन के एक्सेप्शन को हमने कैच करना है। अब जो भी एपीआई से रिलेटेड काम है ना वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सारा का सारा प्रिंट ई, और प्रिंट ई बेसिकली ई यानी कोई भी एक्सेप्शन आई तो उसको थ्रो कर दे। तो अब मैंने यहाँ पे फिलहाल मुझे पता नहीं है रिस्पॉन्स की टाइप क्या आएगी, तो मैंने फाइनल कर दिया। फाइनल के बाद मैंने किया रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ एक चीज, वो जो हमने बेसिकली एक पैकेज कॉल कराया था उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, http.dart, ठीक है। और इसको मैं एज करके बेसिकली ये इसको मैं इस इंपोर्ट को एक नाम दे रहा हूँ, एज एलियस कहलाता है ये। इसको http बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने http बोला, उसका मुझे फायदा है कि अब इस पैकेज के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना वो http रख के मुझे आसानी से मिल जाएंगी। यानी मैंने वो http जो बेसिकली ऐसे समझो कि मैंने इम्पोर्ट को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब वो वेरिएबल कॉल कराया मैंने, वेरिएबल को जैसे मांगो ना मुझे सारे इसके ऊपर के फंक्शन मिल जाएंगे। तो बेसिकली मुझे गेट का फंक्शन चाहिए, मुझे पता है एपीआई गेट पे चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर यूआरएल डालनी है। ये एपीआई मुझे अंदाजा है मोस्ट पब्लिक क्रैश होगी, वो क्यों क्रैश होगी वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक और इशू ये है कि फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन ये जो एचटीटीपी गेट है ना इसकी डेटा टाइप है फ्यूचर, यानी हमें इसको वेट करवाना है। एरर इसलिए नहीं क्योंकि पीछे फाइनल की जगह कोई टाइप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेट से रेस्पॉन्स की टाइप लिख देता ना तो ये एरर दे देता। क्यों? क्योंकि अब वो एरर क्या देगा देख लो, वो बोलेगा कि भाई ये टाइप रिटर्न कर रहा है फ्यूचर की, जबकि आपको चाहिए रिस्पॉन्स, तो वो लेगा नहीं। फाइनल मैंने दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था रिस्पॉन्स रिटर्न क्या करेगा, तो इसलिए मैंने डेटा टाइप मुझे पता नहीं, मैंने फाइनल दे दी, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया अवेट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ना रिस्पांस का स्टेटस कोड चेक करना होता है, ठीक है। रिस्पांस के साथ ना तीन चार चीजें आती हैं। ओके, अच्छा मेरी मीटिंग जो है मोस्ट प्रॉब्ली 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम दोबारा एक नई मीटिंग बना लेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब रिस्पांस के जो ये इसकी जो रिटर्न टाइप है ना रिस्पांस, इसके अंदर ना तीन चार चीजें होती हैं जो हमारे पास डिफाइंड होती हैं पहले से, वो चल के देखते हैं। तो ये रिस्पांस की क्लास है, इसमें तीन चार वेरिएबल्स होते हैं। एक तो बॉडी का होता है, एक हमारे पास स्टेटस कोड का होता है। ये तीन चार चीज़ों के लिए हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो हम उन्हीं को यूज करेंगे फिलहाल। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर तो इक्वल से 200, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा था। एक मिनट, हाँ ये रिस्पॉन्स हमारा स्टेटस कोड बेसिकली 200 होगा, ठीक है। हमने 200 चेक कराना है कि अब मैं, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बड़ी बताता हूँ। जो रेस्पॉन्स है उसकी बॉडी को प्रिंट करवा देता हूँ। अब हम इस एपीआई को कॉल कराएंगे और हम मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, यानी कि लॉगर के अंदर सब कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ गेट लोकेशन, ठीक है। अच्छा चलेगा नहीं क्योंकि इनिट स्टेट ऐसे एक दफा बनती है। रीस्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा ये बेसिकली चल गया कोड विदाउट इवन पुटिंग हेडर्स। हमें वैसे हेडर्स भी देने थे जो कि इन्होंने दिए हुए, ये रहे सारे, ये हेडर्स हमें भी देने थे, लेकिन समहाउ इनका कोड मतलब एपीआई चल गई।
मुझे बस यही था कि शायद क्रैश होगी हेडर्स की वजह से, तो मैंने हेडर्स नहीं दिए थे। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली जो गेट है ना, ये एक चीज़ लेता है, सॉरी, ये बेसिकली यहाँ पे हेडर्स ले रहा होता है। ये हेडर्स एक मैप टाइप होती है, यानी मैंने हेडर्स पास करा है। हेडर्स हेडर्स ऑप्शनल नहीं होते। हेडर्स बेसिकली बताते हैं जब आप एपीआई से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, हेडर्स आपको ये बता रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि ये एक्सेस अलाउ ओरिजिन है। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडर है। इसमें कंटेंट टाइप का हेडर है, यानी ये आप बताते हो कि मैं जो कनेक्शन दे रहा हूँ उसमें जो बॉडी या चीज़ भेजूंगा या आएगी वो मुझे एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में चाहिए, यानी जेसन फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, कैशे कंट्रोल है, सीलिंग है, ये सारी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हेडर्स ऑप्शनल नहीं होते। गेट की कॉल्स में यूजली ऑप्शनल होते हैं, लेकिन पोस्ट की जो कॉल है, फिलहाल हम गेट कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट की कॉल होती है उसमें हेडर्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है गेट पे मुझे थोड़ा सा ये था कि शायद चल जाए। अब उन्होंने डायरेक्ट ना रिस्पॉन्स प्रिंट किया था। ठीक है, एक मिनट, ये कंट्रोल बार बार खुल जाते हैं। ये मैं अगर दोबारा एक दफ़ा रीस्टार्ट करूँ तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो मैं बेसिकली बताया था कि हमें अभी मैं एक नया फंक्शन कॉल कराऊंगा। उस फंक्शन की उसका फंक्शन का पर्पस क्या होगा। ठीक है, अब जो जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो रिस्पॉन्स बॉडी आई होगी ना हमारे पास, रिस्पॉन्स जो बॉडी है उसकी कंप्लीट टाइप स्ट्रिंग है। यानी ये पूरी की पूरी जो चीज़ हमारे पास आ रही है ना, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग आई है, एक मैप टाइप नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको कोशिश करूँ मैप डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट बॉडी करने की। अच्छा, क्योंकि मुझे बार बार ऐप रीस्टार्ट करनी पड़ी है। अच्छा, ऑलरेडी एरर दे रहा है, आपको देख लो कि स्ट्रिंग टाइप कैन नॉट बी असाइन टू मैप टाइप, जबकि ये जो है एक मैप टाइप है जो कि हमें लग रहा है, लेकिन मैप टाइप नहीं है, स्ट्रिंग है ये। तो हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन होता है जो डार्ट के साथ आता है, जिसको हम बोलते हैं जेसन टी कोड। ठीक है, ये ये कन्वर्ट डार्ट की कन्वर्ट क्लास का पार्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट हेडर का पार्ट होगा ऐसे बोलिए। ठीक है, अब रेस्पॉन्स बॉडी में आपने रेस्पॉन्स डालना है, और ये जो चीज़ है ये आपने इस जगह रखनी है। अब ये बेसिकली मैप टाइप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं डेटा को प्रिंट करूँगा तो इवन अभी भी डेटा उसी सेम शक्ल में नज़र आएगा। अच्छा, मुझे बार बार एप्लीकेशन रीस्टार्ट करनी पड़ी तो उससे बचने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बताया था। यहाँ बिल्ड की जगह में डाल दूंगा ना, तो ये बार बार रीस्टार्ट होने, हॉट रीस्टार्ट करने पे, हॉट रीलोड करने में ये बार बार बिल्ड का फंक्शन बनता रहेगा। तो ये एपीआई कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये कॉल हो गई। अब इसमें एक छोटा सा फर्क ये है कि अगर आपने देखा तो पहले की के ऊपर डबल कोट्स आ रहे थे, वो बेसिकली एक स्ट्रिंग की थी, लेकिन अब डबल कोट्स नहीं आ रही क्योंकि अब वो मैप टाइप बन गई है। तो कीज के ऊपर से ना डबल कोट्स हट जाते हैं, तो वो आपको एज अ मैप मिल जाता है। ठीक है, तो आप उसको आसानी से पार्स कर सकते हो। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा स्टेटफुल का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज करना है, किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, bool इज लोडिंग का, जिसको हम टू कर देंगे। यानी कि एक वेरिएबल है जिसको हमने सेट कर दिया टू। वो क्यों किया है वो आगे मैं बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मैंने लिया है ना, पहली तो बात, इस डेटा को यहाँ से मैंने बाहर भेजना है, इस फंक्शन से बाहर भेजना है। इधर या तो मैं बाहर भेजता हूँ या किसी ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल सॉरी, उसमें स्टोर करवा देता हूँ मैप डेटा, और इसको लेट करवा देता हूँ। ठीक है, लेट हो जाएगा। लेट में ये जो है ना, लेट क्यों किया, लेट मैंने आपको कल बताया था कि लेट वेरिएबल क्या करता है। ठीक है, ये जो डेटा वेरिएबल है डायरेक्ट ऊपर असाइन हो रहा है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे सेट स्टेट करना है। सेट स्टेट का जो फंक्शन है ना, वो एक नोटिफायर होता है। वो नोटिफायर किसके लिए होता है, वो इस स्टेट क्लास का नोटिफायर होता है, जो बताता है कि भाई ये जो फ्रेमवर्क है इसको हमने री फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो विजेट है इसकी स्टेट को रीबिल्ड करना है। ठीक है, तो सेट स्टेट करने से ये जो डेटा है ये तो ऑलरेडी उसमें जा चुका है। ठीक है, बस अब हमने करना है इस लोडिंग को फॉल्स कर देना है। ठीक है, ताकि हमारी जो इस लोडिंग है वो फॉल्स हो जाए। और एक मिनट इसमें आप लोग रीस्टार्ट में शिफ्ट एफ ओके। अब हमने क्या करना है, अब ये जो कंटेनर के अंदर कॉलम है ना, मैं इससे पहले एक छोटी सी टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर डाट पे जो है। ठीक है, किसी को पता है टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? किसी को पता है तो वो चैट में मुझे लिख के दिखा दें, छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर। ओके, डबल एम नहीं, डबल ये तो ये नीचे
टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ये होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर लेट्स सी। बेसिकली वो शॉर्ट फॉर्म होती है इफ कंडीशन की। इफ कंडीशन की शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है, ऐसे मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट लेंथ इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लिखता है इफ लेंथ ग्रेटर देन 10 तो डू दिस एल्स डू दैट, ठीक है। ये करता है, ये कंडीशन जिस भी होता है। इसका एक तरीका और ये होता है कि लेंथ ग्रेटर देन 10 तो क्वेश्चन मार्क, और अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी ना, ये दोनों एलोइंग देखो सही है एग्जैक्टली, अफाना से बोल दो। अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी प्रिंट प्रिंट ग्रेटर और प्रिंट लेसर, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, लेंथ की स्पेलिंग मैंने गलत डाल दिया, सॉरी। तो अगर मैं ये चलाऊंगा ना कोड, देखो सही चलेगा और कंडीशन की बेस पे चलेगा, तो लेसर आएगा क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है, 10 है, तो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू डालूँ तो फिर उस पर कंडीशन, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल चीज लिखेंगे, इज लोडिंग। अगर तो ट्रू है तो मैं सेंटर का एक विजिट रिटर्न करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेंटर का विजिट जिसके अंदर आएगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अगर तो ट्रू है तो ये बनेगा विजिट, नहीं तो फिर बाकी की जो हमारी यूआई वो बन जाएगी, ठीक है। अब हम जाते हैं इसमें, और ये देखो आपके पास लोडर आ गया। क्योंकि मैंने ये कोड बाद में लिखा था सेट स्टेट वाला, तो ये चलेगा नहीं और ये कॉन्स्टेंटली इसी स्टेट में रहेगा, तो मुझे इसको एक दफा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारी यूआई कैसे काम करती है। एपीआई कॉल होगी, एपीआई कॉल होने के बाद सबसे पहले डेटा सेव होगा, डेटा सेव होने के बाद इस लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये एज अ लोडर चलेगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फिर एपीआई डेटा आ गया। अब बेसिकली इस लोडिंग जो था, ये है असल में स्टेटफुल का, स्टेटफुल विजिट का मेन पर्पस, कि मैंने रन टाइम के ऊपर स्टेट अपडेट कर दी। जो कि सेम ये काम अगर मैं यहाँ पे सेट स्टेट करने की कोशिश करूँगा, सेट स्टेट का मुझे मेथड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो विजिट है ना, ये स्टेटफुल नहीं है, तो ये मेथड मेरे पास अवेलेबल ही नहीं होता इस जगह, ठीक है। तो स्टेटफुल में इस तरह आप स्टेट को अपडेट करवा सकते हैं। अब मैं बेसिकली मेरे जो डेटा का वेरिएबल है ना, उसमें मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेटा को पार्स करने का तरीका समझ लेते हैं। कैसे है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा होगा ना, वो पहले एक की है लोकेशन, ठीक है, और एक की है करंट। तो अब हम कीज के थ्रू करेंगे कैसे। अब ये जो है ना जगह, इस जगह में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डेटा मैप कॉल कराऊंगा, ठीक है। अब मैप के ऊपर स्क्वायर बेस कॉल कराऊंगा। स्क्वायर बेस बेसिकली मुझे पता है मैप है, और मैप के अंदर जो स्क्वायर बेस है ना, लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सेस देते हैं, 0 1 2। लिस्ट नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसमें हम कीज देते हैं। तो की क्या है,